गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था मई महीने का जो करंट अफेयर है, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। यह उपयोजना के 50% सार्वजनिक और वित्त पोषण के साथ साथ संचालित होगी, जिसमें विश्व बैंक, एजेंसी फाइनेंस डेवलपमेंट का योगदान शामिल। दूसरा है, यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2023 से 2028, वैसे भी मैंने नीचे लिख भी रखा, 2025 से 3 वर्षों के लिए, 5 वर्षों तक चलेगी, 3 वर्षों तक चलेगी। इसे संस्थागत ऋण तक पहुंच प्रदान करते हुए 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमियों और 5,500 मत्स्य पालन सहकारी समितियों को समर्थन देने का अनुमान किया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? पाँच वर्षों तक चलेगी और ये 5,000 ना होकर 2nd ऑप्शन इसका वैसे मैंने थोड़ा डिस्कस किया भी है। देखो ये रहा 121 मत्स्य पालन प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना। ये 2nd ऑप्शन का है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 2025 से 26 है, अगले 3 वर्षों के लिए मंजूरी दी है। 8 है इसमें कंपनी निवेश धारक द्वारा। इस पर जो क्वेश्चन बनेगा पेपर में, राष्ट्रीय सहकारी। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संदर्भ में विचार करना। इसकी स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक और इसकी 1963। यह अनुसूचित वस्तुओं के निर्यात और आयात को बढ़ावा देता है और वित्त पोषण में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। एक संसद में एक अधिनियम लाया गया था। ठीक है, और यह सहकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन 3 सही है इसमें। ये इतने 2 साल के लिए जीएसटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जीएसटी क्वेश्चन जो है, जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी विरोधी प्रावधान के संबंध में असत्य कथन बताना। मुनाफाखोरी विरोधी अधिनियम 2017 जीएसटी कम होने के कारण संस्थाओं में अत्यधिक मुनाफा कमाने से रोकता है।
अच्छा, दूसरा ऑप्शन है सरकार ने अवैध मुनाफाखोरी में लिप्त कर योग्य पंजीकृत व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी NIA के सी ऑप्शन है पास यह निर्धारित करने के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति है। कोई भी इच्छुक पार्टी का योग्य व्यक्ति GST से अवैध मुनाफाखोरी के मामलों को स्थानीय स्क्रीनिंग समिति को नहीं भेज सकता। इसमें सत्य बताना, पहले 3 तो सत्य है, ये गलत है सब। इसकी PDF मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसमें से इसकी आप PDF ले लीजिएगा। गति निवेश की मूल अवधारणा। गति निवेश की मूल अवधारणा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि UPSC और UPSC ऐसे ही क्वेश्चन तो केवल में देने लगा, 3 ऑप्शन ना देगा, केवल में ऑप्शन देने लगा। गति निवेश की मूल अवधारणा क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। ऑप्शन: संपत्ति उनके आंतरिक मूल्य पर खरीदे। संपत्ति उनके आंतरिक मूल्य पर खरीदे। लाभ के लिए बढ़ती कीमतों के रुझान का पालन करें। अच्छा, सी ऑप्शन है संकट के दौरान कम मूल्य वाली संपत्तियों में निवेश करें। बाजार की अनिश्चितता के दौरान नकदी रखें। अब ऑप्शन का इसमें सभी 3 होंगे, यानी कि 1 2 3। इसमें केवल 1 है, इसमें केवल 1 2 ये ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं भी दे रखा है। संपत्तियां उनके आंतरिक मूल्य पर खरीदे। संपत्तियां उनके आंतरिक मूल्य पर खरीदें, ये बात सही है। लाभ के लिए बढ़ती कीमतों के रुझान का पालन करें, ये बात सही है। तो केवल इसमें ये आंसर सही है। ये पूछ रहा है इसका पूर्ण रूप क्या है? MIC का पूर्ण रूप क्या है? MIC का कॉन्फ्रेंस एंड इक्विवेलेंट। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको ज़्यादा ध्यान देंगे। जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। नमो दीदी अभी चलाई भी गई थी, 15,000 नमो दीदी होगी, उन्हें ड्रोन दिए जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब अगर देखें क्या है, नमो दीदी ड्रोन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई देखते हैं। इसके 4 ऑप्शन है, बढ़िया क्वेश्चन है। UPSC का स्पेशल क्वेश्चन है। अगर UPSC बनाता है तो 2 या 3 ऑप्शन लेगा, वो भी कतन निष्कर्ष में। चलो फिर भी इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन है इसके: योजना की अवधि 2023-24, 25-26 के तहत इनके मध्य है। केंद्रीय वित्त मंत्री सहायता, जिसमें ड्रोन लागत का 80% अधिकतम 8 लाख रुपए तक का योगदान शामिल होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 89 लाख SHG। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंस पूछा जाता है की पहचान की जाएगी और प्रतिवर्ष कम से कम 2 लाख रुपए की अतिरिक्त आय देने का सक्षम बनाता है। आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन के उपरांत थोड़ी सी डिस्कस ये है कि इसमें मैं थोड़ा सा बता दूँ। जो हमारे पीएम साहब है, पीएम है जो पीएम प्रधानमंत्री जी हैं, तो उन्होंने 11 मार्च 2024, ठीक है जी, और नई दिल्ली में कृषि अनुसंधान और शक्ति नारी विकास कार्यक्रम को नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया था, इस योजना का, ठीक है। इस योजना में कृषि इनके 15,000 महिलाएं रखी जाएगी, 15 महिलाओं के नेतृत्व में वे जो है ना स्वयं सहायता यानी कि SHGS फसल निगरानी उर्वरक कृषि ड्रोन प्राप्त होगा उन्हें, उनकी एक ट्रेनिंग भी होगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये सी, अटल, जो 7वां क्वेश्चन है, अटल नवप्रवर्तन मिशन के संदर्भ में विचार करने, ऑप्शन है इसमें अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन, ठीक है, इसमें संबंध करने अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन AIM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसे संपूर्ण देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय नवप्रवर्तन केंद्रों, ग्रैंड चैलेंज, स्टार्टअप व्यवसाय मंच के रूप में सेवा करता है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये नवंबर में नीति आयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। नीति आयोग ऑस्ट्रेलिया और भारत सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विज्ञान एजेंसी और नवाचार उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन की भी साझेदारी की गई है। भाग लेने वाले गैर इक्विटी अनुदान में जो अनुदान होगा वो होगा इतना, पात्र हो सकते हैं, इतने रुपए तक के पात्र हो सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS का स्पेशल क्वेश्चन है। UPPCS 2024 की जो परीक्षा होगी अक्टूबर में, इसमें इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। इसमें देख लो क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा PM विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। 17 सितंबर 2023 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिवेश के साथ शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। इस योजना की समय अवधि 5 वर्ष, वित्तीय वर्ष, इस योजना की अवधि 23-24, 27-28। यह पहल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों के मध्य ऑप्शन इसके ऑल सही है, ऑप्शन बिल्कुल, ऑप्शन सारे सही है।
इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों विश्वकर्मा प्रमाण पत्र देगी सरकार। ये बात ठीक है, उपयुक्त सही ऑप्शन है सारे के सारे। जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन को देखते हैं। 9th क्वेश्चन है इसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन है जो 9th क्वेश्चन का जो पहला, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है, NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है। ये बिल्कुल सत्य है, सौंपा गया है। ठीक है जी। यह है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक गैर वैधानिक निकाय है। सी, इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 1998। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है और 5 से अधिक पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। NHAI के मुख्यालय में तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक और सतर्कता विंग है। सब ठीक है। असत्य कथन के बारे में बात कर रहे हैं। RBI क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या होगा? और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अन्य बैंक अपनी जमा राशि RBI के पास रखते हैं। RBI ज़रूरत के समय वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है। बिल्कुल सही है भाई। और सारी बैंक अपनी जमा राशि RBI के पास रखते हैं। RBI मौद्रिक मामलों में वाणिज्य बैंकों को सलाह देता है। सही उत्तर का विकल्प चुनना, सही उत्तर है इसका। सॉरी। ग्यारहवां जो क्वेश्चन है, अर्ध सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में। ऐसे क्वेश्चन UPSC बहुत ज़्यादा पूछता है। ICRI 1972 में स्थापित एक गैर लाभकारी, गैर राजनीतिक संगठन है। इसके चार्टर पर FAO, UNDP द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य यूरोप और उप सहारा अफ्रीका में विकास के लिए कृषि अनुसंधान कराना। मैं इसे मैप की क्लास में भी समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैप की जब क्लास अलग से लेकर आऊँगा मैपिंग की, उसमें भी समझाऊंगा आपको। यह बात सही है इसकी, पहला ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना हुई थी
और तो ये इन दोनों के हस्ताक्षर हैं यहाँ पर, ये वाला चाहिए ऑप्शन 1 और 3 सी ऑप्शन। बारहवां जो क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट ऑपरेशंस का तात्पर्य। इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेना, वाणिज्य बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को ऋण देना, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन है इसका सी, प्रतिभूति। ओपन मार्केट प्रतिभूति, जब कुछ खरीद देंगे तो प्रतिभूति तो एक शाख के रूप में देनी ही पड़ेगी भाई। एसएसआई के बारे में पढ़ेंगे। लिखने का थोड़ा अभाव है, नहीं तो सारे क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ता। लिखने में बड़ी समस्या है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक छोटी बचत योजना है। महिला सम्मान बचत, हाँ ठीक है। जितना कुल मिलाकर औरतें एक समूह बना ले, ठीक है, उसमें 10-10 रुपये जोड़ेगी, ठीक है, जैसे किसी को भी ज़रूरत है तो वो इसी प्रकार का एक छोटी बचत है, या बिल्कुल ठीक है। योजना में एक निश्चित ब्याज दर होती है, ये भी ठीक है। सरकार ने योजना में पूर्ण निकासी की सुविधा दी है, ये गलत है। पहले ऑप्शन ठीक है इसके लिए। UIDF के तहत पात्र गतिविधियों में शामिल जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, सीवरेज नेटवर्क और सीवेज उपचार, निजी क्षेत्र में संचालित प्रबोधित भुगतान और उपयोग, शौचालयों की व्यापक परियोजनाएं, भीड़ भाड़ कम करने के लिए स्थानीय योजनाएं, विद्युत गैस सौदागर। उपयुक्त सही। नाबार्ड के संदर्भ में देख लो। नाबार्ड के संदर्भ में ठीक है, नाबार्ड के संदर्भ में विचार करना। यह देश की एक ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में मुख्य नियामक है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1982, ये सही है। 1982 शायद 1982 और 72। 1972 1982 इसकी स्थापना कृषि वित्त पोषण और ग्रामीण वर्ग के लिए की गई। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 2 3, केवल 1 और 3।
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में असत्य कथन बताना, विकल्प चुनना। ठीक है, असत्य कथन बताना और विकल्प चुनना। यह भारतीय उद्योग परिसंघ का हिस्सा है। के बाद से इसका गठन 2010 में हुआ था। नहीं, इसका गठन 2010 में नहीं हुआ था। यह भारत की प्रमुख प्रमाण संस्था है। इसके द्वारा जारी 6 पर्यावरण श्रेणियों पर आधारित है। प्राकृतिक खेती के संदर्भ में बताना, विचार करना। प्राकृतिक खेती स्थानीय स्तर पर, ये यूपीएससी का स्पेशल क्वेश्चन है। प्राकृतिक खेती स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों पर आधारित एक रसायन मुक्त खेती पद्धति है। यह पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देता है जो बाहरी इनपुट को खत्म करता है। नंबर 3, इसका उद्देश्य किसानों की शुद्ध आय में और मिट्टी स्वास्थ्य के कायाकल्प को खेती करना है और सिंथेटिक रसायनों को जोखिम भरे को समाप्त करना है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 3, 1, 2, 3, ये उपयोग सही। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा के बारे में पढ़ेंगे। इरडा लिमिटेड के बारे में। इरडा लिमिटेड के बारे में पढ़ेंगे भाई। इरडा यह है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न संस्थान है। यह सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी जिसे 1990 में बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इरडा का भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है। इरडा केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन के संदर्भ में। इसकी पीडीएफ आपको सॉल्यूशन की जो पीडीएफ होगी वो मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक के संदर्भ में असत्य बताना कथन, असत्य कथन। ओपेक 14 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इन देशों का वैश्विक तेल उत्पादन में अनुमानित 44% ना रहेगा, शायद 75 के लगभग है। ओपेक सम्मेलन का सर्वोच्च प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब में स्थित है। इस ऑप्शन का जवाब आप दोगे कमेंट्स बॉक्स में। चलो भाई, क्या अधिनियम के बारे में पढ़ लो। सरफराजी अधिनियम के रूप में निम्नलिखित सरफराजी से संबंधित विभिन्न कानून पहलुओं से संबंधित है। परिसंपत्तियां पुनर्निर्माण कंपनियों का पंजीकरण। नंबर 2, वित्तीय परिसंपत्तियों में अधिकार या हित का अधिकरण। परिसंपत्तियों पुनर्निर्माण के उपयोग में विवादों का समाधान। उपयुक्त सभी।
निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट। RODTEP की योजना के संदर्भ में विचार करने हैं। इस योजना की घोषणा भारत में व्यापारिक निर्यात योजना MESI के प्रतिस्थापन के रूप में की गई थी। वित्त मंत्रालय ने योजना की घोषणा की। इस निर्यात योजना को अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों में करों वापस कर देगी जो अब तक छूट या वापस नहीं किए जा रहे थे। केवल 1, 2 बी ऑप्शन है, केवल 1, 3 सी ऑप्शन है, 2 और 3 डी ऑप्शन है, 1, 3। तो ऑप्शन ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन ये सही है। FAO के बारे में, चलो भाई कथन निष्कर्ष में पढ़ लो। पॉलिटिका भी है और इकोनॉमिक्स से भी जोड़ रखा क्वेश्चन। FAO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला जो कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण खाद्य सुरक्षा के लिए सुधार अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। बी ऑप्शन है, इनके कारण है, क्योंकि इन ऑप्शनों को पढ़ने के कथन और कारण, इस कारण को क्यों अब बता रहा कारण में। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर सरकारी कृषि विकास कोष के सहयोग से निकाय। A और R दोनों सत्य हैं। R एक ही सही व्याख्या करता है। A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R एक ही सही व्याख्या नहीं करता। मुझे लिखने का थोड़ा अभाव है, नहीं तो मैं पूरा व्याख्या सही बताता क्वेश्चन, इसलिए मैं ऑप्शन पर टिक कर रहा और ज़्यादा लिख नहीं रहा। शाखा रहित क्षेत्रों में बिजनेस कॉर्पोरेटेड बैंक यानी कि साथी की सेवाओं में लाभार्थियों को क्या सुविधाएं मिल सकती है। नंबर 1, यह लाभार्थियों को अपने गांव में सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। नंबर 2, यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को जमा और निकासी करने में सक्षम बनाता है। केवल एक, केवल 2, ये दोनों बिल्कुल सही है, ये दोनों गलत है। कॉर्पोरेट बॉन्ड और स्टॉक, इस टाइप पीसेस देता है क्वेश्चन जो बच्चों पे जो झेल ना पाए। इस टाइप क्वेश्चन 10 या 7 क्वेश्चन, 10 या 12 लगभग क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन पढ़ लो, ज़्यादा ध्यान ना दियो, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी भी ठीक नहीं है। कॉर्पोरेट बॉन्ड और स्टॉक के बीच क्या अंतर है? ठीक है, पढ़ लो इसके ऑप्शन। कॉर्पोरेट बॉन्ड स्टॉक की तुलना में अधिक जोखिम भरे होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड, जब मैं इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज लेकर आऊँगा उसमें सब चीज़ क्लियर होता चल जाएगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड ब्याज का भुगतान करते हैं जबकि स्टॉक लाभांश का भुगतान करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड का स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार किया जा सकता है लेकिन स्टॉक का नहीं। कॉर्पोरेट बॉन्ड एक निश्चित परिपक्व तिथि होती है जबकि स्टॉक की कोई परिपक्व तिथि नहीं होती। सभी विकल्प सही है। ये ठीक है। यूपीपीसीएस निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछ रहा, रॉन्ग पूछ रहा, नॉट इनकरेक्ट। SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड स्वामी फंड को निवेश प्रबंधक 2015 में केंद्र सरकार ने रुकी हुई किफ़ायती मध्य आय वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विशेष विंडो योजना शुरू की। तो मेरे हिसाब से तो कैप केवल स्वामी लिमिटेड, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो यार, क्वेश्चन मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा ही क्वेश्चन लिख रहा है इसलिए मैं कहा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो।
चलो इसके बारे में चलो देखते हैं हम जाए। इसकी जो व्याख्या है मैं नीचे बताते रहूँ। जो हमारे पीएम हैं, ठीक है, उन्होंने क्या करा, SWAMIH फंड के तहत बेंगलुरु की पहली परियोजना में नए घर मालिकों को बधाई दी, जिसने 3000 से अधिक परिवारों को अपने सपनों को साकार और घर खरीदने में मदद की। अफोर्डेबल और मिस विशेष विंडो, यह रुकी हुई थी, वाकई में रुकी हुई परियोजना को 2019 में बनाई गई। कब बनाई गई थी? 2019 में बनाई गई थी। रुकी हुई योजना थी और 2019 में बनाई गई थी। ठीक है। स्टेट बैंक की कंपनियां SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया गया संकटग्रस्त परियोजनाओं के अंतिम ऋणदाता माना जाता है। इसने किफ़ायती मध्य आय श्रेणी में आने वाले, इसकी व्याख्या बता रहा हूँ आपको, तनावग्रस्त ब्राउनफील्ड RERA पंजीकृत आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से 15,530 रुपये जुटाए। 15,000 थोड़े नहीं है, 15,530 करोड़ रुपए जुटाए थे इस योजना में। तो इसलिए इस योजना में SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड, मैंने आपको बताया गया, SBI कैप वेंचर लिमिटेड, स्टेट बैंक लिमिटेड और SBI कैप वेंचर, ये जो है ना वेंचर्स लिमिटेड फंड का निवेश करती है। ये ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन गलत, ऑप्शन लिमिटेड है वित्त पोषण। बाह्य वाणिज्य उधार के लाभ में शामिल, इसकी भी थोड़ी व्याख्या पढ़ लो। ऑप्शन है इसके जो नंबर 1 मात्रा में धनराशि उधार लेने का अवसर, नंबर 2 अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए फंड, नंबर 3 घरेलू फंडों की तुलना में कम ब्याज दरें, नंबर 4 विदेशी मुद्रा रखने में सक्षम। इसकी थोड़ी व्याख्या देख लो। इसकी व्याख्या देखते हैं पहले थोड़ी सी। RBI है ना, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है, हाल ही में कॉरपोरेट इंडियन द्वारा हस्ताक्षर किए हुए थे। और बाह्य वाणिज्य ECB एक समझौता हुआ था, वो 2023 का समझौता, 23 का समझौता था। अप्रैल जून माह, यानी कि अप्रैल से जून माह की तिमाही 12 अरब डॉलर पहुंच गए, जो कि एक साल पहले की अवधि के स्तर 3 गुना अधिक थे। बस जो इम्पोर्टेंट है वही देखेंगे, इसमें ज़्यादा नहीं। मात्रा में धनराशि उधार लेने का अवसर, नहीं ऐसी तो बात नहीं। इसमें क्या है, इसका उपयोग संपत्ति, पहला गलत है, ऑप्शन सही है इसमें।
27 ग्रामोद्योग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। योजना का उद्देश्य पूछ रहा है। जितनी भी योजना है सारी की सारी एक नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स, जितनी भी सारी योजना है योजनाओं का पूछ रहा। ऑप्शन है ग्रामीण कारीगरों को ऋण सुविधा प्रदान कराना, भारत में ग्रामीण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण उत्पादों की गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना। ये सारे ऑप्शन सही है इसके। ग्रामोद्योग के थोड़े से पढ़ लो इसके बारे में भाई, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नई दिल्ली के उपराज्यपाल ने सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ये जो आयोग है ना KVIC, ग्रामो उद्योग विकास योजना के हिस्से के रूप में 4 जुलाई 2023 को 130 लाभार्थियों को हनी बनी बॉक्स टूल किट सौंपे। कितने लाभार्थी थे? 130 लाभार्थी थे और उन्हें एक टूल किट दी थी जो है ना हनी बनी बॉक्स टूल किट्स दी थी, ठीक है, सौंपे थे। और इसमें जो है ना MSME मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। तो ये ऑप्शन सारे सही है इसके ऑप्शन, तो ये ऑप्शन सारे सही है इसके ऑप्शन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में मध्य प्रदेश में भी चलाया था, के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहले इसकी पहले थोड़ी सुन लो, व्याख्या सुन लो इसकी, ठीक है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री ने गुजरात राज्य में, कौन से राज्य में? गुजरात का एक राज्य, गुजरात राज्य में, ठीक है। हेल्प पशुधन उत्पादन के एक कार्यक्रम चलाया है, ठीक है, जिसमें क्या है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। हेल्प समुदाय आधारित महिलाएं कार्यकर्ता जो स्थानीय विभागीय गतिविधियों में पशु चिकित्सकों की सहायता के लिए। गोकुल मिशन के तहत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं की टैगिंग और पशु बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। चलो इसके पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। नंबर 1 इसमें क्या है? इसे दिसंबर 2016 से स्वदेशी गोजातीय नस्लों के लिए संरक्षण के लिए लागू किया गया था। 2021 से 26 तक व्यापक योजना पशुधन विकास योजना के तहत जारी किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी गाय भैंस के पालन तथा संरक्षण को बढ़ावा देना है। विकल्प इसमें बी, मैंने इसकी व्याख्या भी बताया दिया आपको। नगद आरक्षित अनुपात के संबंध में, नगद आरक्षित बैंक के संदर्भ में। ये है इसमें नगद आरक्षित अनुपात के बारे में, CRC के बारे में। बैंकों को जमा राशि और देनदारियों के एक निश्चित अनुपात के बराबर तुरंत नकदी RBI के पास रखनी होती है। सही है बिल्कुल चक्का का कारण, क्योंकि अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI के पास उपलब्ध एक उपकरण होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? A और R दोनों सत्य हैं, यह बिल्कुल सही है। A R दोनों सत्य हैं, A R दोनों सत्य हैं। R एक ही सही व्याख्या करता है। बस ऑप्शन में लंबा हो जाना वीडियो।
कृषि अवसंरचना कोष के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। कृषि अवसंरचना कोष एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है जिसे 2020 में लॉन्च किया गया था। 2020 में लॉन्च किया गया था। इस योजना की अवधि 5 वर्ष इनके 2025 तक निर्धारित की गई है। यह सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निवेश के लिए है, वित्त प्रदान करती है। इस योजना का लक्ष्य एक मजबूती ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इस योजना का लक्ष्य नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अब देखो कुछ खनिज दे रखे हैं, तो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका एक नोट्स बना लो, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं यूपीपीसीएस या अदर में भी। ठीक है, वैसे तो स्पेशल यूपीपीसीएस आरओ या आरओ के लिए क्लास है करंट की। महत्वपूर्ण ऑप्शन दे रखे इसमें, ऑप्शन देख लेंगे क्या ऑप्शन इसके। किसी देश के विनिर्माण और बुनियादी ढांचे और उन्नति के लिए विभिन्न प्रकार की खनिज महत्वपूर्ण। भाई विनिर्माण का मतलब क्या है कि वहाँ कोई दोबारा बस पुरानी चीज़ों तक काम चलाया जा रहा, तो इसका मतलब तो ये तो बुनियादी ढांचे और उन्नति के विभिन्न प्रकार खनिजों। सही है। विश्व बैंक के अनुसार 2050 तक लिथियम और कोबाल्ट, अभी लिथियम के भंडार पाए गए जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में कहाँ पाए गए उस स्थान का नाम बताओ कमेंट्स बॉक्स में। कि मांग 500% की उम्मीद है। कांगो गणतांत्रिक गणराज्य कोबाल्ट खदानों का अधिकांश स्वामित्व भारत के पास है। चीन के पास दुर्लभ खनिज तत्वों का अब तक का सबसे बड़ा भंडार है। चीन के पास दुर्लभ। अच्छा जी भाई, खान अधिनियम भी आया था 1957 में। ठीक है, जिसमें 12 खनिजों और 6 खनिजों को इस सूची से हटाने का प्रावधान किया गया। अभी एक 28 जुलाई 2023 की बात है, लोकसभा में पारित किया गया था। ऑप्शन डी। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के संबंध में आईईपी कॉर्पोरेट मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है जिसे कंपनी अधिनियम 2013। इसका उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जमा की गई राशि भारत की समेकित निधि के तहत रखी जाएगी। पहला गलत है और सारे सही हैं। भारत न्यू कार असिस्टमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में यह कार्यक्रम उन यात्री वाहनों पर लागू होता है जिनमें ड्राइवर की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें नहीं होती। किसी खास वेरिएंट केवल खास मॉडल की परीक्षण किया जाएगा। NCAP परीक्षण के लिए वाहनों का मूल्यांकन 3 महत्वपूर्ण सुरक्षा डोमेन में किया जाएगा। 33 ऑप्शन 3 में। लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट के संबंध में इसका आंसर स्वयं है, थोड़े दिमाग थे, वैसे मैं बता दूँ उसका आंसर। 34 का आंसर पहला नहीं है, बस ये यानी कि ऑप्शन पहला नहीं है और सारे ऑप्शन हैं। PM मित्र, ये इम्पोर्टेंट है यूपीपीसीएस RO के लिए, यूपीपीसीएस RO के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। PM मित्र वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत एक योजना है। ठीक है, PM मित्र वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक योजना है। टेक्सटाइल मेगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, भारत सरकार ने इन पार्कों में तमिलनाडु, चलो पहले इसमें बताओ। इसमें संचालन के पैमाने को सक्षम करने में सक्षम, नगद रसद लागत को कम करने पर निवेश आकर्षित करने की परिकल्पना की गई है।
इसकी व्याख्या बताता हूँ तुम्हें। प्रश्न पूछ रहा क्या कि सही उत्तर। अब इसकी व्याख्या देख लो थोड़ी, क्या है इसकी व्याख्या। पीएम मित्रा योजना पूछ रहा किससे संबंधित है, ठीक है, कहाँ से चलाई गई है, ठीक है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र गुजरात में 2 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की आधारशिला रखी गई। कहाँ कहाँ? एक तो महाराष्ट्र में प्लस गुजरात में 2 मेगा टेक्सटाइलों की पार्कों की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। और ये जो पार्क होंगे इन्हें इन्हीं की मान लिया। इन पार्कों में क्या होगा, इन पार्कों में अपना यानी कि सेंटर भी प्लस स्टेट भी रखा होगा कार्य करेगी, ठीक है। कपड़ा मंत्रालय पार्क एसवी को प्रति पार्क में 500 करोड़ रुपए तक का अब भारत सरकार ने इन पार्कों में तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र स्थापित योजना बनाई है, यानी कि स्थापित करने की। क्वेश्चन पूछ लगा, ये 4 ऑप्शन देता है, मतलब पूछ लगा टेक्सटाइल यानी कि किस बनी है, कौन से राज्य बनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्य ऐसे हैं और 2 में 7 राज्य है जिसमें टेक्सटाइल है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं, सुन लो ध्यान से। तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। हमें तो ज़्यादा किस पर ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश पे। हाँ उत्तर प्रदेश में है या नहीं, बस। चलो आगे बढ़ो। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के संबंध में कथन विचार करने। अच्छा, पहले एक बार में इसकी थोड़ी यह एक ओपन सोर्स जो खरीदारों और विक्रेताओं को एक दूसरे के साथ लेन देन करने में सक्षम बनाता है। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है। ONDC प्रोटोकॉल, कैटलॉगिंग, इन्वेंटिंग, प्रबंधन और ऑर्डर आपूर्ति। ऑप्शन तो वैसे इसमें सारे ही सही है। आगे बढ़ेंगे। किसी मुद्रा, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है क्योंकि PCS किसी मुद्रा की विनिमय दर पर हॉकिस पोज, ठीक है, हॉकिस पोज। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। हॉकिस पोज होता क्या है? हॉकिस पोज, पहले इसके ऑप्शन पढ़ लो। इसकी सराहना होगी क्योंकि निवेश भविष्य में उच्च ब्याज दरों की उम्मीद करते हैं। इसका मूल्य ह्रास होगा क्योंकि निवेश को भविष्य में कम ब्याज दर की उम्मीद है। इसकी सराहना होगी क्योंकि निवेश मुद्रा को अधिक स्थिर और आकर्षक मानते हैं। इसका मूल्य ह्रास होगा क्योंकि निवेश मुद्रा को जोखिमपूर्ण अस्थिरता मानते हैं, ठीक है। इसकी जो आंसर है वैसे तो सी आंसर है इसका, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। इसकी थोड़ी सी व्याख्या में क्या है, हॉकिस पोज एक शब्द है, ठीक है, जिसका उपयोग उस स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जहां केंद्रीय बैंक कई दरों में बढ़ोतरी के बाद अपनी नीति दर को अपरिवर्तित रखने का निर्णय लेता है। इसका तात्पर्य केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति स्तर से संतुष्ट नहीं और मौद्रिक नीति पर कड़ी पकड़ बनाए रखना चाहता है। चलो ये जो है ना, यूएसए के फेडरल रिजर्व बैंक, जिस तरह हमारा RBI बैंक है, हॉकिस पोज की घोषणा की किसने करी थी? हॉकिस पोज की घोषणा किसने करी थी? HAWK
ISH देख लो स्पेलिंग, PAUS पोज की घोषणा की। अब क्या करा आरबीआई ने भी घोषणा करी, ऐसी तो बात नहीं आरबीआई चुप बैठने वाला। 2022 में अपने रेपो दर में 3 बार बढ़ाने के बाद अपनी रेपो जो बढ़ाई थी उन्होंने 3 बार बढ़ाई थी। कितनी बार बढ़ाई थी? 3 बार बढ़ाई, ग्रोथ करी। और 2023 में इस हॉकी शब्द को आरबीआई ने इस्तेमाल करा, या कहिए कि साधारण शब्दों में अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत यह एक लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव करती है जो सभी लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्र की सेवाओं को एक पोर्टल में ले जाती है। नीति का लक्ष्य देश की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार 2030 तक 25 देशों में सुधार लागू करना है। यूपीपीसीएस 2000 और आरओआरओ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी व्याख्या नहीं बताने का खुद बताओगे आप लिख कर कमेंट्स बॉक्स में। ग्रीनफ्लेशन के संदर्भ में सामाजिक अशांति एवं असमानता, आर्थिक स्थिरता एवं मंदी, पर्यावरणीय संकट, गिरावट और संसाधन की कमी। तो सामाजिक अशांति जब बनेगी तो भाई ग्रीनफ्लेशन भी होगा। इसका उत्तर समझाइए मुझे, ग्रीनफ्लेशन होता क्या है? ठीक है, ग्रीनफ्लेशन और आर्थिक स्थिरता एवं मंदी, सामाजिक अशांति और पर्यावरण संसाधन गिरावट। आरबीआई के ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आरबीआई के ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के प्रावधान लघु वित्त बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों पर लागू होते हैं। नंबर 2, फ्रेमवर्क आरई को संचयी और गैर संचयी जमा के रूप में हरित जमा केवल भारतीय रुपये में अंकित किया जाएगा। हरित जमा केवल लागत मुद्रास्फीति सूचकांक CII के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं की कीमत में वृद्धि की मासिक गणना करता है। प्रत्येक CBT कोड के लिए 60 मिनट से ज़्यादा का होगा वीडियो, केवल 2, तो इसलिए मैं ऑप्शन ही पढ़ूंगा और ऑप्शन क्लिक करूंगा। पढ़ लो एक बार आप। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट योजना के संदर्भ में, ठीक है ना। यह योजना 2000 में भारत सरकार और लघु उद्योग विकास STBI के संदर्भ में ट्रस्ट के रूप में, इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्योग में क्रेडिट गारंटी प्रदान। यह उधारकर्ताओं की श्रेणी में उद्यम के स्थान पर उधार 75% से 85% क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है। ओपन मार्केट सेल स्कीम के संदर्भ में इसके दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन कटे हुए। दोनों ही ऑप्शन A+B दोनों ही सही है। चलो भाई, यूपीएससी का एक और क्वेश्चन आया। भारत में उर्वरक आवश्यकताओं के संदर्भ में विचार करना। रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय प्रत्येक वर्ष फसल सीजन शुरू होने से पहले उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन करता है। देखते हैं भाई, यह बात सही है, कल है।
भारत ने पिछले 10 वर्षों में 500 मिलियन टन उर्वरक की खपत की। यह भी बात सही है। भारत डोमेनियन फास्फेट DAP का एक प्रमुख खरीदार है। भारत दुनिया में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और तीसरा, ये भी पढ़ो भाई। 45 का जो ऑप्शन है, मैं तो एक से बना दो। सरकार की सॉवरेन गोल्डन बॉन्ड स्कीम, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। भारतीय परिवारों के पास बेकार पड़े सोने को अर्थव्यवस्था में लाना। सोने और आभूषण क्षेत्र में FDI को बढ़ावा देना। अभी FDI की पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने भी आया था। ठीक है, सोने के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना। चलो भाई, सोने और आभूषण में FDI को बढ़ावा देना। ऑप्शन बचा सी और सी। सागर समृद्धि प्रणाली, विचार करें। यह एक ऑनलाइन ट्रेजिंग निगरानी प्रणाली है। सही बात है। यह प्रणाली को राष्ट्रीय बंदरगाह जलमार्ग, ऐसे भी समृद्धि दे रखा, सागर दे रखा थे, तो सेकंड ऑप्शन तो ऐसे भी सही है। वित्तीय समावेश FI, वित्तीय समावेश की सीमा को मापने के लिए केंद्रीय बैंक ने 2015 में इस सूचकांक का निर्माण किया था। यह वित्तीय समावेश के 3 आयामों पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता पर आधारित है। सूचकांक 0 से 10 के बीच में। ये जो है ना सूचकांक, इसमें ये ना होकर 1 और 3 है जिसका आंसर। भारतीय स्टेट बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता को सबसे पहले व्यवसायी के रूप में खोला गया। 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक को भारतीय स्टेट बैंक बनाने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। SBI भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और वित्तीय सेवा वैधानिक निकाय है। SBI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस क्वेश्चन को करो और बताओ इसका आंसर। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसका भी बिल्कुल आपको बताना है इसका आंसर भी। इस सूचकांक को पढ़ना और क्लिक करना आंसर। भारत में उपयुक्त में से कोई नहीं, पढ़ो और क्लिक करो। धन्यवाद दोस्तों। ये अर्थव्यवस्था की करंट अफेयर की सीरीज थी। 53 क्वेश्चन, जितना भी हो सका मैंने बताने की कोशिश की। लिखने का अभाव है और मैं और सुधार करूँगा थोड़ा थोड़ा। तो ये आपके एग्ज़ाम से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।